नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। टी एग्ज़ाम परीक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग विश्व का भूगोल का शॉर्ट नोट्स का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह शॉर्ट नोट आर.ओ. में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो आकाशगंगाओं का अनंत समूह ही ब्रह्मांड होता है। इसकी उत्पत्ति 3.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, जो निरंतर विस्तृत हो रहा है। हमारा ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसका प्रतिपादक जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। इसका प्रतिपादन कौन किया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। तो जैसा कि ब्रह्मांड में अनंत आकाशगंगाएं हैं, तो आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। तारों का विशाल समूह ही आकाशगंगा कहलाता है। इसकी आकृति अनेक प्रकार की होती है तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 100 अरब तारे पाए जाते हैं। अब हम अपनी आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार जो है सर्पिला आकार है। यह जो इस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है, इसका अन्य नाम भी है मंदाकिनी। मंडल के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसी हमारे सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है, जिसको सौरमंडल का पिता कहा जाता है। इसमें ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह विद्यमान है। इसका निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ग्रहों का वर्गीकरण देखते हैं तो दो प्रकार से होते हैं। एक आंतरिक ग्रह होता है, जिसे धात्विक ग्रह भी कहते हैं और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर स्थल सबसे अधिक पाया जाता है। और दूसरा है बाह्य गैसीय जोवियन ग्रह। ये बाहरी ग्रह है, गैसीय ग्रह है तथा जोवियन ग्रह है। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये 4 पार्थिव ग्रह पाए जाते हैं तथा बाहरी ग्रह के अंतर्गत भी 4 ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो हमारे ग्रहों में की संख्या कितनी है? तो हमारे ग्रहों की संख्या 8 है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। तो सबसे नज़दीक बुध हो गया और सबसे दूर वरुण ग्रह हो गया। आइए हम आकार के अनुसार ग्रहों को घटते क्रम में देखते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, शनि से छोटा वरुण है, वरुण से छोटा अरुण है, अरुण से छोटा पृथ्वी है,
पृथ्वी से छोटा शुक्र है, शुक्र से छोटा मंगल है और सबसे छोटा बुध ग्रह है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा नंबर है। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? तो ये 5वां नंबर हो जाएगा पृथ्वी का। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार यदि पृथ्वी का नंबर पूछेगा तो तीसरा हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं, इसे थोड़ा मिटा दें। आइए हम अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं तथा ये समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इनका कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ये विषुवत वृत्त से किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। इसके बाद हम पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में देखेंगे। तो ये आपका पूरा वृत्त है, सर्कल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी को आधा भाग में काटती है उसे हम जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं और इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। और जो जीरो अक्षांश के ऊपर जो ये ऊपर स्थान है इसे हम नॉर्थ कहते हैं और जो नीचे है उसको हम साउथ कहते हैं। तो जीरो अक्षांश रेखा के ऊपर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 अंश है। और जीरो अक्षांश रेखा के दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं और मकर रेखा भी कहते हैं। इसके बाद जीरो अक्षांश रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं और जीरो अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में 66 दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी वृत्त कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया जीरो अक्षांश के ऊपर और ये जीरो अक्षांश के नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये आपका अक्षांश रेखा था और ये आपका देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आइए हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो देशांतर रेखाएं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिक होती है तथा दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। जीरो देशांतर प्रधान रेखाएं यमोत्तर कहलाती हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान का कोणीय दूरी ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इनकी लंबाई बराबर होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक एग्जाम परीक्षा में आप सभी का स्वागत है।
तो हम अपने शॉर्ट नोट को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। भूपर्पटी। जैसा कि भूपर्पटी यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% है। इसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर मानी जाती है। इसका औसत घनत्व 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर माना जाता है। यह भूपर्पटी सिलिका एवं एल्युमिनियम से निर्मित हुई है। इसका अन्य नाम सियाल कहते हैं। इसके बाद दूसरा है मेटल। यह भूपर्पटी के नीचे का भाग है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग कवर करता है। इसका घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर घन से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर घन तक है। यह मेटल सिलिका एवं मैग्नीशियम से निर्मित है। इसका अन्य नाम सीमा परत भी कहते हैं। मोहो असंतत्य 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। इसके बाद तीसरा है क्रोड है। यह पृथ्वी की आंतरिक परत है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग कवर करता है। इसे क्रोड 2 प्रकार के होते हैं। एक बाह्य क्रोड जो तरल अवस्था में है, दूसरा है आंतरिक क्रोड जो ठोस अवस्था में है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर घन है। यह क्रोड निकिल और लोहे से निर्मित हुआ है। इसका अन्य नाम नीफे परत भी कहते हैं। इसकी मोटाई गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6378 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब आइए भूकंप पे चलते हैं। भूकंप का सूचक वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि है। इसका अर्थ है पृथ्वी का कंपन होना। जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। इसका उद्गम केंद्र अवकेंद्र कहलाता है। भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं आइए जानते हैं। तो इसका पहला कारण है प्राकृतिक कारण है। दूसरा है मानवीय कारण है। प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, भ्रंशन होगा, बलन होता है, विवर्तनिक अस्थिरता आदि चीज़ों से भूकंप आते हैं। मानवीय के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है। अस्थिर प्रदेशों में बांधों का निर्माण, विशाल जलाशयों एवं सड़कों का निर्माण आदि भूकंप आने के कारण हैं। भूकंपीय तरंगे देखते हैं। भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक भूगर्भीय तरंगे होती हैं और दूसरा जो है जल तरंगे होती हैं, जिसे धरातली तरंगे भी कहते हैं। भूगर्भिक तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं और दूसरा द्वितीयक तरंगे होती हैं। प्राथमिक तरंगे को पी तरंगे कहते हैं, द्वितीयक तरंगे को यस तरंगे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे देखते हैं। तो यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजर सकती हैं। यह ठोस पदार्थों में गति सबसे अधिक करती हैं। इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। यह कंपन की दिशा तरंग की गति के समानांतर होती है। इसमें शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है। प्राथमिक तरंगे
सर्वाधिक गति करने वाली तरंगे हैं, जिसका गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीयक तरंगे, जिसे यस तरंगे भी कहते हैं, यह धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसमें पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती हैं। यह कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत चलता है। इसका गति पी तरंगों की गति की अपेक्षा कम होता है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। धरातलीय या एल तरंगे, धरातली या एल तरंगे, इसका विशेषता देखते हैं कि यह धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती है। यह पूरे धरातल पर भ्रमण करती है। यह जो है लंबी अवधि वाली तरंगे हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इसके कारण शैलें विस्थापित हो जाती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। इसका सबसे कम वेग होता है और इसे ही कम वेग वाली भूकंप तरंगे भी कहते हैं। यह 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर इसके बाद हम लोग ज्वालामुखी एवं उसकी अवस्थिति देखेंगे। एक कॉलम में ज्वालामुखी है और दूसरे में देश है। कौन कहाँ ज्वालामुखी स्थित है, ये भी प्रश्न में पूछता है। तो आइए हम देखते हैं। इटली देश में विसुवियत ज्वालामुखी है। जापान में फ्यूजियामा है। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी है। इटली में जो सिसिली द्वीप है उसमें माउंट एटना है। कौन सा है? माउंट एटना है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, किसमें? इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई द्वीप पर मोनोलोआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई द्वीप पर किलायू ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में मेरापी ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में क्राकाटोवा ज्वालामुखी है। इटली में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। म्यांमार में माउंट पोपा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाएगा आपका तंजानिया में, किसमें आ जाएगा? तंजानिया में किलिमंजारो है। ईरान में देमबंद ज्वालामुखी है। पाकिस्तान में कोह सुल्तान है। इक्वेडोर में चिम्बाराजो है। पेरू में सबनकामा ज्वालामुखी है। इसके बाद और भी नेक्स्ट देखते हैं हम। अंटार्कटिका में, किसमें? अंटार्कटिका में माउंट एरिबस है। मलेशिया में किनाबालू है। ईरान में अलबुर्ज है। मैक्सिको में पैरिकुटीन है। फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो है। इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सस्ता है। मैक्सिको में पोपोकैटीपीटल है। मैक्सिको में कोलिमा है। यूएसए, जिसे अमेरिका कहते हैं, माउंट रेनियर है। फिलीपींस में माउंट ताल है। और नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी हम। इंडोनेशिया में माउंट सिनाबुंग है। यूएसए में
माउंट सेंट हेलेंस है, अर्जेंटीना में एकांक गुहा है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। बाद हम चट्टानों के प्रकार देखते हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, तीसरा है अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान की विशेषता को देखते हैं। ये चट्टानें परत रहित, जीवाश्म रहित व कठोर चट्टान होती है। ये जो है मैग्मा या लावा से निर्मित होती है। यह लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का स्रोत माना जाता है। इसके बाद दूसरा है अवसादी चट्टान। ये चट्टानें आग्नेय चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होती है। इसे परतदार एवं जीवाश्म युक्त चट्टान भी कहते हैं। इसमें फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि का स्रोत माना जाता है। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। ये चट्टानें कठोर एवं दृढ़ चट्टान होती है। कायांतरित चट्टान में या रूपांतरित चट्टान में ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप से ये निर्मित होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण देखते हैं। पहले कॉलम में है आग्नेय चट्टान, दूसरे में है कायांतरित। तो बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान होती है जो शिस्ट में रूपांतरण होती है, इसलिए इसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट चट्टान कायांतरित होकर एम्पी बोलाइट में परिवर्तित होती हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान नीस में रूपांतरित होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। इस कॉलम में अवसादी चट्टान है और इस कॉलम में रूपांतरित चट्टान है। तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का रूपांतरण क्वार्टजाइट होता है। सैल व क्ले अवसादी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती हैं। चूना पत्थर अवसादी चट्टान संगमरमर में रूपांतरित होती हैं। लिग्नाइट कोयला ये एंथ्रासाइट कोयला में रूपांतरित होता है। चाक एवं डोलोमाइट ये संगमरमर में रूपांतरित होता है। कांग्लोमेरेट क्वार्टजाइट में रूपांतरित होता है। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट एवं हीरा में रूपांतरित होता है। आइए हम कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण देखते हैं। तो स्लेट कायांतरित जो है फाइलाइट में रूपांतरित होती हैं। फाइलाइट कायांतरित शिस्ट में रूपांतरित होती हैं। आइए हम नेक्स्ट जो है देखते हैं। आइए हम अब पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा को देखते हैं। इधर गैसें हैं और इधर मात्रा है, मात्रा प्रतिशत में दिया गया है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है, जिसका प्रतिशत 78.08% है। दूसरे पर ऑक्सीजन है, यह 20.95% है। उसके बाद आर्गन है, यह पृथ्वी पर 0.93% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, यह 0.03% वायुमंडल में उपस्थित है।